वेलकम क्लास। लास्ट टर्न पर मैंने आपको पेशी संकुचन के बारे में बताया था। उसके पहले हमने ये देखा था कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल्स। इन तीनों के प्रकार के बारे में मैं आपको पहले वहाँ पर बता चुका हूँ। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि पेशियों में संकुचन किस प्रकार से होता है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि मैं पहले आपको इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि संकुचन जो है पेशियों में वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सिद्धांत की, जिस पर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, जिसको कि हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या अपसर्पी सूत्र सिद्धांत, अपसर्पी सूत्र सिद्धांत या इंटरडिजिटेशन थ्योरी या अंतरांगुली सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये हक्सले और निंडरेक और हैंसन और हक्सले ने 1958 में ये दिया था। इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से इसको ये दिया था। और इस सिद्धांत में ये कहा गया कि पेशी तंतु में प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट जो होते हैं, यानी एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, जिससे कि जो पेशी की जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको हमने कहा था कि सार्कोमियर है, दो जेड लाइन के बीच का भाग, वो उसकी लंबाई में परिवर्तन जो है वो होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे को यहाँ पर कि जब भी स्ट्रेचिंग होती है या संकुचन होता है, यानी पेशी जब फैलती है या सिकुड़ती है, तो दोनों क्रियाओं के समय ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए बैंड क्या होता है ये मैंने बताया था आपको, एनाइसोट्रोपिक बैंड, और आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड के कहा जाता है। लेकिन जो आई बैंड की लंबाई है वो पेशी की लंबाई के साथ साथ बदलती रहती है। तो ए बैंड में होता क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको यहाँ पर कि ए पट्टी की लंबाई जो है वो मोटे सूत्रों की लंबाई के बराबर होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ए बैंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो थिक फिलामेंट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, मोटे सूत्र जिनको हम कह रहे हैं, उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कि इसकी लंबाई जो है वो स्थिर रहती है। इसी तरह से एच जोन की लंबाई जो है वो आई बैंड के लंबाई के साथ बढ़ती और घटती रहती है, जिसके कारण एक एच जोन से दूसरे एच जोन के प्रारंभ की दूरी लगभग समान बनी रहती है। और ये जो दूरी है ये सेकेंडरी फिलामेंट या थिन फिलामेंट जिनको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें न तो एक्टिन फिलामेंट की लंबाई कम हो रही है और न ही आपका जो मायोसिन फिलामेंट है उनकी लंबाई कम हो रही है, लेकिन पेशी जो है वो लंबाई में कम हो रही है या बढ़ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि संकुचन के समय पर ये जो सूत्र हैं इनकी लंबाई जो है वो बराबर रहती है, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के समांतर जो है वो मूवमेंट करते हैं, और इसी को बाद में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो कहा गया। तो स्लाइडिंग फिलामेंट जब होता है उस समय पर इन दोनों ही तंतुओं के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ये भी मैंने लास्ट टाइम पर आपको बताया था। यहाँ पर अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये सारी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो हक्सले ने ये बताया 1965 में कि मायोसिन अणुओं के हेड जो हैं वहां पर एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है, और ये अनुप्रस्थ सेतु को एक्टिव से जोड़ने का कार्य जो है वो करते हैं। तो मायोसिन का जो एटीपेज की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक बल जो है वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण से एक फिलामेंट जो है वो दूसरे फिलामेंट के पैरेलल खिसकता है। तो हक्सले ने बताया कि पेशी संकुचन के समय सूत्र की दिशा परिवर्तन मायोसिन अणुओं के व्यवस्थापन पर आधारित होती है। तो चलिए हम पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखा देता हूँ, और इससे आपको ये पता चलेगा। ये वीडियो हम आप भी देख सकते हैं इसको
यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे, जहाँ पर कि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन एनिमेशन या मसल कॉन्ट्रैक्शन 3D एनिमेशन लिखें तो इससे भी अच्छे वीडियो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपको यहाँ पर शेयर करूँ आपके साथ में। तो देखिए अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि ये सबसे पहले मसल का एक टिपिकल मसल का स्ट्रक्चर है कि ये बंडल है, ये क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, ये मसल फाइबर हो गया और फिर ये आपका अल्टीमेटली एक मसल सेल जो है वो हो गई। जब तंत्रिका आवेग इस कोशिका तक आता है, सार्कोलीमा जिसको हम कह रहे हैं अब यहाँ पर, कि ये मसल के फाइबर की जो लीमा है उसके ऊपर ये आता है सबसे पहले, तब क्या होगा देखिए, ये एक मायोफाइब्रिल है और ये इसकी फंक्शनल यूनिट है, दो जेड लाइन के बीच वाला भाग जिसको कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सार्कोमियर है। इसमें थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट इस तरह से व्यवस्थित ये इसके अंदर होते हैं। इसकी लंबाई जो है वो किस प्रकार से बदलती है, इसमें देखिए आप, ये जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन है और ये इनके बीच वाला भाग लाइट बैंड जो इसको हम कह रहे हैं ये, और ये जो थिन फिलामेंट है ये एक्टिन है और इसके दोनों के बीच का जो लाइन है इसको जेड लाइन जो है वो कहा जाता है। तो जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब आप देखेंगे कि दोनों जेड लाइन जो हैं वो एक दूसरे के पास आती है और उस समय पर आपका जो मायोसिन है ये मायोसिन एक्टिन के साथ में क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्रॉस ब्रिज का मतलब ये इस तरह से ये ऐसे हैं और जब ये ब्रिज खींचता है इसको, तब एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन फिलामेंट के पैरेलल मूव करता है। मेरी बात शायद आपके समझ में आ रही होगी यहाँ पर। ये किस तरह से होता है इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ये एटीपी इसके साथ आके जुड़ता है, तो मैंने कहा था कि इसमें एटीपीज एक्टिविटी होती है, तो ये इसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है, एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट से जाकर के और जुड़ जाता है। जब इसमें बैक स्ट्रोक जब लगेगा तब ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचने का काम करेगा और अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से हट जाते हैं और एक एटीपी आकर के जुड़ता है इससे, जिससे कि ये वापस एक्सटेंड हो जाता है और तुरंत ही इसका विघटन हो जाता है और ये चक्र लगातार चलता रहता है कि हर बार एक नया एटीपी जैसे ही आकर के जोड़ेगा वो इस फिलामेंट को नीचे लेकर के आएगा और ये आपका इस तरह से इसके साथ में ये जुड़ता रहता है। लेकिन ये हमेशा क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब आपका नर्व इंपल्स जब आता है तो वो कैल्शियम रिलीज करवाता है, टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम रिलीज होता है और ये कैल्शियम जो है वो जाकर के आपका ट्रोपोनिन से जाकर के जुड़ता है, जो ट्रोपोमायोसिन है ये, जो कि इस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके और रखता है। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कैल्शियम के जुड़ने से बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो रही है और अब आपका मायोसिन हेड जो है वो वहां पर जाकर के और जुड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कहां से रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ कि जब नर्व इंपल्स आता है यहाँ पर, ये आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में जो गैप है इनका, वहां पर ये आता है और ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल जो होती है उनको ये इंड्यूस करता है जो कि कैल्शियम रिलीज करती है और ये कैल्शियम जाकर के ट्रोपोनिन से जुड़ता है, जिसके कारण से मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो जाती है एक्टिन पर और इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इनका लगातार यहाँ पर चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से ये चीज़ जो है वो बहुत क्लियर हो गई होगी, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और इसका सैद्धांतिक जो रूप है उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि पेशी संकुचन की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, उसमें जो इसका बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि आपका जो संकुचन जो है एक भौतिक क्रिया है और इससे बल के कारण से ये होती है। इसमें पेशी छोटी होती है और आई बैंड और एच जोन इन दोनों की चौड़ाई कम हो जाती है, लेकिन ए बैंड की चौड़ाई जो है वो स्थिर बनी रहती है। तो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की लंबाई भी नहीं बदल रही है,
इसका अर्थ क्या हुआ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, कि संकुचन के समय पेशी के छोटा होने में फिलामेंट की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है। तो छोटी कैसे हो रही है, कि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, सर्पण कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के आसपास ये सरक रहे हैं। तो हक्सले और हैंसन ने स्वतंत्र रूप से, और हक्सले एवं निडर करके इन शोधकर्ताओं ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का प्रस्ताव दिया था, और जिसकी पुष्टि प्रायोगिक रूप से हो चुकी है। और जो मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया था उसमें भी आपको इस तरह से देख सकते हैं, एक डायग्राम में भी हम यहाँ पर आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो संकुचन का बल किस प्रकार से पैदा होता है, तो इसके लिए हमें एक्टिन और मायोसिन अणुओं की, एक्टिन और मायोसिन का जो फिलामेंट है उसकी संरचना के बारे में हमें जानना जरूरी होता है, जिसको कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये मसल का स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर, कि ये जेड लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये सार्कोमियर है एक्चुअली। और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। इन दोनों के बीच में एक लाइट बैंड जो है वो होता है, जिसको कि हम लाइट पार्ट जो है, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एच जोन जो है वो कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका आई बैंड, यहाँ से यहाँ तक आई बैंड, और जहाँ पर आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट है वो आपका ए बैंड हो गया, ठीक है। तो और ये आपका एच जोन हो गया, ये जेड लाइन हो गई। तो ये थिन फिलामेंट है आपका और ये थिक फिलामेंट है, ओके। जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है तब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ये छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, आई बैंड वाला भाग जो है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और एच जोन वाला जो पार्ट है ये खत्म होता जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये जो पार्ट है आपका, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल ये जो सूत्र है वो इधर खिसक रहा है ये, और उसके कारण से ये जो भाग है ये कम होता जा रहा है एच जोन वाला। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको हम कहते हैं। तो जो मोटे फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन के बने हुए होते हैं, और पतले जो फिलामेंट है उसमें एक्टिन होता है। तो मायोसिन अणु जो है वो हम कहते हैं कि लार्जर प्रोटीन है, बड़े प्रोटीन अणु हैं, और इनके प्रत्येक अणु में एक दोहरे शीर्ष वाला गोल क्षेत्र होता है जो एक लंबी छड़ या पूंछ से जुड़ा होता है, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाया है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। तो मायोसिन के अणु में दो श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाएं होती हैं। इनमें से एक भारी श्रृंखला का एक भाग शीर्ष बनता है और दूसरा भाग पूंछ की लंबाई में फैला हुआ होता है। ये टेल हो गई इसकी और ये इसका हेड हो गया, मायोसिन हेड इसको कहा जाता है। तो कई मायोसिन अणुओं की टेल जो है आपस में मिलकर के और फिलामेंट जो है वो बना लेती है, जैसे मैंने अभी आपको वहां पर बताया था, और ये हेड जो है वो इससे बाहर निकला हुआ रहता है। तो ये जो गोलाकार हेड हैं ये क्रॉस ब्रिज बनाने का काम करते हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा था। तो मोटे फिलामेंट के मायोसिन अणुओं के शीर्ष पर फिलामेंट के सिरे की ओर तथा उनके पूंछ के जो है मध्य की ओर निकली हुई रहती है, जिसके कारण से मोटे फिलामेंट के मध्य में एक छोटा रिक्त क्षेत्र होता है, जिसमें क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगा। ये वाला जो भाग है यहाँ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हेड जो है वो यहीं पर अवेलेबल यहाँ पर है। तो इसमें पोलरिटी जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से एक्टिन अणुओं की बात करें हम, इसके बारे में डिटेल्स में लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, कि इसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके और एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं, जो कि हेलिक्स जिसको हम कह रहे हैं, कुंडली के रूप में एक दूसरे के ऊपर ये लिपटी हुई होती हैं। तो ये एक्टिन मॉलिक्यूल हैं और ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ करके और ग्लोबुलर प्रोटीन का निर्माण जो है वो कर लेती है। जो पतले फिलामेंट हैं एक्टिन अणु के, ये भी विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित होते हैं, और ये जेड लाइन के एक पार्श्व के सभी अणुओं का एक दिशा में विन्यास होता है, तथा दूसरे अणुओं के अंदर दूसरी साइड में जेड लाइन से ये लगे हुए होते हैं, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया था आपको। यहाँ पर भी ये देखिए आप, यहाँ पर ये रहा, ये वाला आपका जेड लाइन है और ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। ये मोटा वाला जो है ये आपका मायोसिन है, ठीक है। तो ये एक तरफ जेड लाइन के इस तरफ एक अलग निकला हुआ होगा और दूसरी तरफ अलग निकला हुआ होगा, यानी इनमें ध्रुवणता जो है वो पाई जाती है। ये बात हम यहाँ पर कह रहे थे, ओके।
तो उल्टी होती है दोनों तरफ से, और पेशी तंतु में मोटे और पतले फिलामेंट की व्यवस्था को ये दर्शाता है। इस डायग्राम में देखिए आप यहाँ पर कि ये किस प्रकार से होता है। तो ये आपका हो गया थिक फिलामेंट मायोसिन। और मैंने आपको ये कहा है अभी कि इसमें दो चेन होती है, एक तो लाइट मीरोमायोसिन और हेवी मीरोमायोसिन। तो ये जो पूंछ वाला जो भाग है इसका, ये एक दूसरे से जुड़ करके और इसका थिक फिलामेंट का मेन पार्ट ये बनाते हैं, और जो हेड है इसका वो एक्सटेंड आगे की ओर रहता है। और जो एक्टिन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी होती है, ये लास्ट क्लास में मैं आपको वहां पर बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि संकुचन होता किस प्रकार से है वास्तव में। तो संकुचन के लिए जो सोर्स है एनर्जी का वो एटीपी होता है। मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को एक दूसरे के ऊपर चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ये ऊर्जा जो है वो एटीपी के डिसोसिएशन से हमें मिलती है। अब एटीपी का डिसोसिएशन एंजाइम के द्वारा होगा, एटीपेज एंजाइम के द्वारा। और मैंने आपको ये कहा था कि मायोसिन हेड जो है वो एटीपेज एक्टिविटी रखता है, यानी कि मायोसिन के हेड में, शीर्ष में एटीपेज का गुण जो है वो पाया जाता है। ये जो हेड हैं जो कि क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं, ये एक्टिन अणुओं पर साइक्लिक रूप से चिपक जाते हैं और फिर सिकुड़ते हैं, जिससे कि जिस तरह से नाव में पतवार जिस तरह का काम करती है उस तरह के स्ट्रोक्स जो हैं ये लगते हैं, और उसके कारण से एक्टिन और मायोसिन अणु एक दूसरे के ऊपर खींचते हैं। तो मायोसिन की जो गोली उप इकाई है उसमें दो सक्रिय स्थल होते हैं, एक एक्टिन के लिए और दूसरा एटीपी के लिए। जो एक्टिन के लिए एक्टिव साइट है वो क्या करेगी, आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट जिसको हम कह रहे हैं वहां पर ये जुड़ती है, और दूसरी साइट के ऊपर एटीपी जो है वो आकर के और जुड़ती है। जैसे ही एटीपी वहां आकर के जुड़ती है तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में एटीपी को ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है, लेकिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वहां से बाहर अभी नहीं जाने देता है। और ये जो ऊर्जा निकली है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टोर करके और रखी जाती है। ठीक है, ये मैं आपको वहां पर डिटेल में इस मैकेनिज्म को हम वहां पर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये होता है। उसके बाद ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिन को मान लेता है, और इस प्रकार एक्टिन, मायोसिन और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है मायोसिन से, और मायोसिन का जो हेड है वो अपनी संरचना को इस प्रकार से बदलता है कि वो एक्टिन को मायोसिन फिलामेंट के बीच की ओर खींचता है। ठीक है, और जब ये खींच रहा होता है, जब एक्सट्रीम पर आ गया होता है, उस समय पर उसके साथ में एक और एटीपी आकर के जुड़ जाता है, और उस एटीपी के जुड़ते ही आपका एक्टिन और मायोसिन के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और मायोसिन हेड जो है वो वापस मायोसिन फिलामेंट की ओर आ जाता है। जैसे ही वो फिलामेंट की ओर आता है और ये जो नया एटीपी आकर के जुड़ा है वो फिर विघटित हो जाता है एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और फिर वो एक्सटेंड वापस हेड हो जाएगा और ये एक्टिन के साथ जाकर के और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक क्रियाविधि है। और इसमें हमने देखा था कि कैल्शियम का रोल क्या होता है, ये भी बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि कैल्शियम क्या करता है कि जो आपका मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है वो बंद रहती है ट्रोपोनिन के द्वारा। ये एक्टिन फिलामेंट है, देखिए आप यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये आपका ट्रोपोमायोसिन है जो कि इसको कवर करके और रख रखा है उसने उस साइट को जहां पर कि आपका एक्टिन और मायोसिन को आकर के और जुड़ना है। तो जब कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम आयन क्या करता है, इस ट्रोपोनिन के साथ आकर के और जुड़ जाता है। ये एक्चुअली कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों के अणुओं में इस कैल्शियम के जुड़ने से परिवर्तन आता है, और इसके कारण से जो ट्रोपोमायोसिन का जो फिलामेंट है जिसने की जो क्रॉस ब्रिज बनाने वाली जो साइट है जिसको रोक रखा है वो खुल जाती है, और उसके कारण से अब हमारे पास में ये क्रॉस ब्रिज जो साइट है ये फ्री हो गई है। और जैसे ही ये फ्री होती है इनके साथ में आपका एक्टिन जो मायोसिन का जो हेड है वो आकर के और जुड़ जाता है। ठीक है,
तो ये आपका सिद्धांत हो जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि किस प्रकार से ये होता है। इसी सिद्धांत को एक और दूसरे तरीके से समझाया गया है डेविस के द्वारा, डेविस थ्योरी। डेविस ने ये कहा, डेविस, आर ई डेविस 1963, इन्होंने ये बताया कि मायोसिन सूत्र के किनारे की श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये प्रत्येक श्रृंखला एटीपी के रूप में समाप्त होती है और प्रत्येक श्रृंखला का आधार भाग जो है वो ऋण आवेशित होता है और यहाँ पर ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो होता है और दोनों सिरों के ऊपर ऋण आवेश के कारण से जो क्रॉस ब्रिज है ये फैला हुआ रहता है और जब संकुचन प्रारंभ होता है और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है सार्कोलीमा में, उसके कारण से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होते हैं और ये आयन जो है वो दूरस्थ भाग जो है उसका क्रॉस ब्रिज का और पास के एक्टिन फिलामेंट उसके बीच में ये बॉन्ड बनाने का काम करते हैं और बाकी का मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि हमने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का उसके अंदर देखा है। तो होगा क्या इसमें कि कैल्शियम जो है वो जैसे ही आकर के और इसके साथ में जुड़ते हैं और अनुप्रस्थ सेतु जो है फैली हुई अवस्था में ये रहता है और विध्रुवण होने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलते हैं। ये आयन क्या करेंगे कि दूरस्थ सिरे और समीपस्थ सिरे के बीच में एक रासायनिक बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं और उसके कारण से कैल्शियम आयन जो है वो दूरस्थ ऋण